फिर खबरें आने लगी कि कावेरी इंजन को लेकर भारत सरकार कुछ बड़ा तैयार कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाकू विमानों की गजब की ताकत का अंदाजा पूरे देश को हो चुका है। तब भी बता रहे थे और अब आज भी आपने जिक्र किया कि हालात बहुत नाजुक हैं, होश से काम लेना होगा। इंडिया की तगड़ी फौज है, तगड़ी एयरफोर्स है, तगड़ी नेवी है, रिसोर्सेज डाले हैं यार आपने। एक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसने ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो रिलीज की है। भारत जनाब और असलहा खरीदने जा रहा है, अपने आप को जो है वो मजीद क्या जंग के लिए तैयारी कर रहा है। ये जो कौमी यकजहती है इसको बरकरार रखने के लिए अब मजीद क्या इकदाम करने होंगे। इंडिया के मुकाबले में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। इंडिया गॉट $78 बिलियन यार, कमाल करते हैं आप। और हमारे पास $10 अरब है, कहां हम आपका मुकाबला कर सकते हैं। बहुत ही सादा सी बात है कि अभी जो पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना है, ये तो उनको तो रिकग्नाइज कर लेंगे एज इंडिपेंडेंट। ये वो वाला इस किस्म की बात बिल्कुल धमकियां दी जा रही है ओपनली। मिला क्या सर, पाकिस्तान को क्या मिला? और वैसे तो भारत ने जो इल्जाम लगाया और कहा कि उन्होंने जी जो टेरर कैंप्स है उनके ऊपर अटैक किया था, तो सर वो गलत तो वो नहीं कह रहे थे। तो थ्रेट तो अभी तक मौजूद है और शायद इसी थ्रेट की वजह से सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल नहीं बनाया गया, बल्कि जो एयर चीफ हैं जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी इजाफा किया गया है। यहां से अगर स्ट्राइक करनी हो 50 किलोमीटर अंदर, तो इंडियंस को क्या टाइम चाहिए? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उनको। द मोमेंट पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम अभी उठे गई तो वो हमला हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इस तरह की है। तो ये बार बार कहा जा रहा है जी पाकिस्तान का ये डिफेंस सिस्टम बड़ा कमजोर था। मैं कहता हूं जी होगा, नहीं होगा, हमारे पास नहीं है S-400। हमारे असल अंदर के जो मसाइल थे, जो प्रॉब्लम्स हमारी थी, हम उनसे हमारी तवज्जो हट गई, हम उधर बल्ले बल्ले में लग गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस समय एक बार फिर से भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और कावेरी इंजन इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। और अब हमारे देश के लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार कावेरी इंजन को खुद ही विकसित करे और इसको अच्छी खासी फंडिंग भी दे। दरअसल देखा जाए तो भारत के लोगों का भी कहना बिल्कुल सही है। अब हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और हमारी काबिलियत इतनी हो चुकी है कि हम चांद पर पहुंचने वाले दुनिया के चौथे देश बन चुके हैं। तो फिर क्यों ना अब हमें भी चीन की तरह पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता खत्म कर खुद का स्वदेशी कावेरी इंजन को डेवलप कर खुद का स्वदेशी फाइटर जेट बनाना चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो पिछले कई दशकों से भारत फाइटर जेट और उसके इंजनों को लेकर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहता आया है। और ये सिर्फ निर्भरता नहीं है, बल्कि हमें युद्ध जैसी स्थिति में इन देशों के दबाव में रहकर भी काम करना पड़ता है। साथ ही साथ इन देशों के नखरे अलग से उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा भारत अपने डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन विमानों को खरीदने के लिए खर्च करता है। इसके बावजूद भी इन खरीदे गए विमानों में एक मिसाइल भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग फाइटर जेट तो देते हैं बट इनका सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से इन विमानों का जो एक्सेस होता है वो इन्हीं बेचने वाले देशों के पास ही होता है। और हाल ही में फ्रांस के साथ भी भारत ने ऐसा ही भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी मेगा डील की। इसके बावजूद भी फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड देने से मना कर दिया था। यानी कि अगर भारत इन रफाल विमानों में अपनी तरफ से कोई मिसाइल जोड़ना चाहता है तो वो बिना फ्रांस की मदद के नहीं जोड़ सकता। उसके लिए भारत को पहले फ्रांस से सोर्स कोड लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसमें एक छोटा सा पुर्जा ऐड कर सकते हैं, वरना विदाउट सोर्स कोड के हम इसमें एक भी मिसाइल ऐड नहीं कर सकते। और इसीलिए अब लोगों का कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि भारत को खुद का इंजन और खुद का स्वदेशी फाइटर जेट विकसित करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इन 27 वर्षों में पाकिस्तान ने क्या पाया और क्या खोया? क्या एटमी पावर बनने के बाद पाकिस्तान ने तरक्की की है या पाकिस्तान जवाल की तरफ गया है? तो देखिए, एक ऐसा कंट्री के जो एटमी पावर बन जाए और उसके बाद तरक्की ना कर पाए, तो ये तो एक बड़े ही अफसोस की बात होगी। और है, इसकी वजह यह है कि एटमी पावर बनने का उस वक्त तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप अपने पाँव पर खड़े ना हों। और अगर आप अपने पाँव पर नहीं खड़े हुए और आप अभी तक जो हैं कहाँ हैं, आप हैं एटमी उसके पास, IMF के पास, तो फिर एटमी 5 धमाके कर लें, आप 10 धमाके भी कर लेते, मैं कहती हूँ आप 100 धमाके भी एटमी धमाके कर लेते, लेकिन आपको आगे तरक्की करना चाहिए थी, आपको अपनी इकॉनमी को स्टेबल करना चाहिए था, लेकिन उससे उलट हुआ।
उसी के पैरेलल जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो इंडिया है, इंडिया ने जब एटमी धमाके किए तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो भी पाकिस्तान की तरह पीछे चला जाए। देखिए, भारत तो चौथी इकोनॉमी बन गया, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। एटमी पावर तो वो भी है। एटमी पावर बनने की वजह से अगर आप जवाल का शिकार होते हैं या आप नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर तो इंडिया को भी नीचे की तरफ जाना चाहिए था, उसको भी इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसने एटमी धमाके किए और उसके बाद वो एक बड़ी ताकत इकोनॉमी की भी बन गया। असल में तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि इन रियलिटी जो रियल प्रोग्रेस होती है वो तो इकोनॉमी की होती है। आप जितने भी सेलिब्रेशन कर लें, जो भी कर लें, जो अवाम हैं वो कैसे मईशत की चक्की में पिस रहे हैं उसको तो नहीं भुलाया जा सकता। अच्छा, जहाँ ये दिन जो कि आपको पता है कि 28 मई पाकिस्तान में यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है, वहीं ऐसा हुआ कि इसी दिन को आखिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्यों चूज़ किया फॉर वेरी एग्रेसिव स्पीच। कल के रोज़ बल्कि इससे 2 दिन पहले भी 2-3 तकरीरें भारत के वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसी की हैं कि जिन्होंने मतलब वो जो कहते हैं ना उखाड़ लेंगे पछाड़ लेंगे और ये कर देंगे, उन्होंने हिला कर रख दिया। मोदी की इन तकरीरों ने हिला कर रख दिया। क्योंकि इससे पहले क्या वजह है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लैंग्वेज जो यूज़ की या जो धमकियां दी पाकिस्तान को, मैं उस वजह से कह रही हूँ, नहीं, मैं उस वजह से नहीं कह रही। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले हमने कभी नरेंद्र मोदी को इस तरह बोलते, पाकिस्तान के खिलाफ खुली धमकियां देते या चेतावनी देते या हकीकत बताते हुए ऐसे नहीं देखा था। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के जो यूथ है उसको एड्रेस किया है। कैन यू इमेजिन कि एक दुश्मन कंट्री का जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है वो अपने दुश्मन कंट्री के यूथ को एड्रेस कर रहा हो। साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसने एक एटमी पावर बन के क्या हासिल कर लिया, ये भी उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या पा लिया। तो जो दहशतगर्दी है उसको ख़त्म कर पाया। और उन्होंने कहा कि जो खून की नदियां बह जाएंगी, यानी ये कि जो भारत के लोगों का खून बहाएगा उससे हम बदला लेंगे और ऐसा नहीं होगा कि ऐसा ना हो। ये बहुत ही अग्रेसिव स्पीच थी, बड़ी उन्होंने जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो है वो सारी बातें बोली हैं, जो कि एक मैं समझती हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। और ये जो है हमें ये पता चलता है कि इससे अब वो जो पहले हालात थे कि इंडिया जो है वो खामोशी रहती थी या कोई ऐसे, वो अब नहीं है। अब तो भरपूर तरीके से वो हर उस पर, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर है, जंग है, ये दोबारा होगी यानी और अभी चलेगी? तो देखिए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया और रोटी या बुलेट, ब्रेड और बुलेट कह दिया। और पाकिस्तान के नौजवानों को उन्होंने एड्रेस किया, खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग आगे बढ़कर अपने मुल्क का मुस्तकबिल हाथ में लें और आप अपने मुल्क को संवारें और अपने लोगों से पूछें, अथॉरिटी से, कि अभी तक जो है उन्होंने आपके लिए कुछ क्यों नहीं किया। कैन यू इमेजिन, यानी कि भारत का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लोगों और यूथ को एड्रेस कर रहा है और कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो और तुम जो है अपने मुल्क की बागडोर संभालो और इसमें जो है जो अभी तक हुआ है उसको सही करो जो हो रहा है तुम्हारे साथ। तो उन्होंने कहा, मतलब एक बात तो उन्होंने ठीक की ना कि उन्होंने कहा भाई रोटी तो दे नहीं पा रहे, अभी तक क्या तरक्की की या क्या किया है। तो देखिए, ये तो बात है ना कि ये तो कोई भी कह सकता है कि पावर बन के तुमने क्या कर लिया, क्या तुमने अपने लोगों को रोटी दी, तरक्की दी, क्या कर लिया तुमने, ये तो एक सवाल है ना।